आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आयन। तो आयन क्या है, ये काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज करता है कि आयन है क्या, ठीक ना। तो आज मैं आयन के बारे में बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है यहाँ पर, ठीक ना। तो आप देखते जाइएगा, आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर, तो आयन क्या है एक्चुअली, देखिए यहाँ पर कि आयन, ठीक ना, आयन। तो ये आयन जो है ये 9th 10th का ये टॉपिक है और आगे भी पूछा जाता है, ठीक ना। तो हमको पता होना चाहिए कि आयन क्या है। तो हम सबको पता होगा कि तत्व किसे कहते हैं। आई होप कि सभी बच्चों को पता होगा कि तत्व किसे कहते हैं। तो तत्व हम किसे कहते हैं, जिसका और बंटवारा न किया जा सके, मतलब कि जिसको हम और तोड़ ना सके, उसी को हम तत्व कहते हैं, ठीक ना। तो मतलब कि क्या है कि तत्व जो होता है, अब तत्व के ऊपर यदि कोई ना कोई आवेश आता है, आवेश कब आएगा तो ध्यान दो कि आवेश या तो प्लस या तो माइनस, दो आवेश होते हैं, एक ऋणात्मक होता है, दूसरा धनात्मक होता है। तो जब किसी भी तत्व के ऊपर कोई भी हमको आवेश दिखाई पड़ता है, प्लस या माइनस का साइन दिखाई पड़ता है, तो हम उसी को हम क्या कह देते हैं, आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। तो मैं इसको एक सिंपल भाषा में कह सकता हूँ कि किसी भी परमाणु या परमाणु के समूह के ऊपर जब कोई भी हमको आवेश दिखता है, तो हम उसी को हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल से कहना चाहूँ तो हमने कहा Na सोडियम, तो अभी देखो इसके ऊपर कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा हमको। तो अभी मैं इसको क्या कहूँगा, तो अभी ये केवल हमारे लिए क्या है, सोडियम तत्व है। सोडियम क्या है, तत्व है। अभी ये हमारे लिए केवल क्या है, सोडियम तत्व है, ठीक ना। लेकिन अगर ये सोडियम किसी को अगर अपने इलेक्ट्रॉनों में से किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक ना, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। अगर ये सोडियम किसी को भी इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके ऊपर क्या आता है, प्लस का आता है। तो अगर ये प्लस माइनस कुछ भी दिख गया हमको, तो अब इसको हम क्या कहेंगे, अब ये हमारे लिए क्या हो गया, सोडियम आयन हो गया। सोडियम क्या हो गया, आयन हो गया। अब इसको हम क्या कहेंगे, सोडियम आयन हो गया, ठीक ना। अगर इसी प्रकार मैं कहूँ यहाँ से क्लोरीन, अब क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन देता नहीं है, ये ग्रहण करता है। क्लोरीन क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक ना। क्लोरीन ग्रहण करता है, तो अगर ग्रहण करेगा तो इस पे कौन सा साइन लगेगा, तो माइनस का लगता है। क्या लगता है, माइनस का लगता है। अब जैसे ही माइनस का लग गया तो देख के हमको कि इसके ऊपर आवेश आ चुका है। अब आवेश आ चुका है तो अब इसको हम केवल क्लोरीन नहीं कहेंगे, क्लोरीन तत्व नहीं है, अब ये क्या बन गया, क्लोरीन आयन। क्या बन गया, क्लोरीन आयन बन गया हमारे लिए, ठीक ना। अब इसको हम क्या कहेंगे, क्लोरीन आयन। अब इसको हम क्या कहेंगे, क्लोरीन आयन कहेंगे, ठीक ना। तो आपको कोई भी तत्व दिख जाए और जिसके ऊपर प्लस माइनस कुछ भी दिख जाए, समझ जाना वो सारे के सारे एलिमेंट, वो सारे के सारे तत्व हमारे लिए क्या है, आयन है। क्या है, आयन है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक ना। तो मैं जो आगे बताना चाहूँगा वो इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। तो आयन तो सबको लगभग याद होगा। इसका डेफिनेशन चलो मैं लिख देता हूँ, इसका डेफिनेशन, ठीक ना। इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो बस इसको ऐसे ही हम कह देते हैं कि किसी भी तत्व मतलब परमाणु। अच्छा, ये तत्व किससे मिलकर बना है, परमाणु से मिलकर बना है, ठीक ना। ऑब्वियसली बात है कि परमाणु से मिलकर बना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं किसी भी परमाणु या परमाणुओं के समूह पर, ध्यान देना, किसी भी परमाणु या परमाणुओं के समूह पर आवेश का होना आयन कहलाता है। आयन कहलाता है। अब वो आवेश दो प्रकार का होता है, सबको पता होगा, एक ऋणात्मक होता है, दूसरा धनात्मक होता है। ऋणात्मक को कहते हैं ऋणायन, इसको कहते हैं ऋणायन। अगर आयन बन गया तो ऋणायन कहेंगे, अगर धनात्मक बनाए तो धनायन कहते हैं, ठीक ना। तो ऐसे ही हमारा आवेश भी होता है, ऋणात्मक आवेश हो, धनात्मक आवेश होता है, ठीक ना। जहां तुम्हें दिख गया धनात्मक, समझ जाना धनायन है, और जहां दिख गया ऋणात्मक, समझ जाना ऋणायन है, ठीक ना। तो आई होप कि ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो अब मैं चलता हूँ इसके गुण में, ठीक ना, कि ये आयन अब कौन कौन से यौगिक बनाएगा, ठीक ना। तो आयन जो यौगिक बनाता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। क्योंकि आयन तो सबको पता ही होगा शायद कि किसी भी तत्व के ऊपर प्लस माइनस दिख जाए, समझ जाएंगे आयन है, ठीक ना। लेकिन अब यहाँ पर बात ही आता है कि आयन द्वारा जो यौगिक बनता है वो यौगिक कौन कौन से गुण को दिखाएगा, ठीक ना। अब उसको हम पढ़ते हैं। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक ना।
चलिए तो हम देख लेते हैं आयनिक यौगिक के गुणधर्म, ठीक ना। देखिए ठीक ना, तो क्वालिटी आप क्या करेंगे, आयन कंपाउंड आयन, ठीक ना। देखिए तो अब आयनिक यौगिक के गुणधर्म कौन कौन से हैं, ठीक ना। तो हम केवल 4 वर्डों में इनको समझेंगे, केवल 4 शब्दों में हम समझेंगे कि इसके कौन कौन से गुण होते हैं, ये आयनिक यौगिक कौन कौन सा गुण दिखाता है। तो मैं पहले बताना चाहूँगा कि आयनिक यौगिक क्या होता है। तो ध्यान दो कि आयनिक यौगिक हम उसको कहते हैं जो आयन आयनिक आबंधों द्वारा जुड़ा होता है, उसके द्वारा जो यौगिक बनता है उसी को हम आयनिक यौगिक कहते हैं। मतलब कि सीधा सीधा ये डिफिनेशन है कि आयनिक आबंधों द्वारा जो यौगिक का निर्माण होता है उसी को हम आयनिक यौगिक कहते हैं, ठीक ना। तो सबको याद हो गया होगा कि आयन द्वारा जो आयनिक आबंध द्वारा बंधे होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए ध्यान से, अब आयनिक यौगिक के 4 गुण होते हैं। आयनिक यौगिक को हम 4 गुणों से दिखा सकते हैं। तो एक हमारा जो पहला है फर्स्ट, तो हमारा जो पहला है भौतिक गुण, ठीक ना। देखिए भौतिक गुण किसको कहते हैं, भौतिक गुण कहते हैं कि जैसे हम सब का भौतिक गुण क्या हो सकता है, तो ऑब्वियसली रंग, रूप, बॉडी, ये सब देखा जाता है, ये हमारा क्या भौतिक गुण है। मतलब बाहरी दिखावट है, क्या है, बाहरी दिखावट को भौतिक गुण कहते हैं ना कि भौतिक मोह माया से दूर हटो, मतलब ये क्या है, भौतिक गुण है, बाहरी दिखावट ये, ठीक ना। तो ये भौतिक गुण हमें क्या दिखाता है, आयनिक गुण बाहर से कैसे दिखाई पड़ते हैं ये हमको देखना है। तो अगर बात करें अब मानव के शरीर की बात कर ले तो क्या होता है मानव शरीर, और किसी का कठोर होता है, किसी का मुलायम होता है, और दोनों ही हो सकता है। क्या दिक्कत है ना, दिखते हैं आप कहते हैं कि हम बहुत ठोस हैं, और मार दो तो क्या होते हैं, गिर जाते हैं। ऐसे थोड़ी ना है कि बॉडी ठोस ही होता है, नहीं, इसके अंदर द्रव भी है, ठोस भी है, गैस भी है, सब कुछ है इसमें, ठीक ना। तो भौतिक गुण इसके क्या है, आयनिक यौगिक के भौतिक गुण कौन कौन से, तो ध्यान सुनना। भौतिक गुण जो आयनिक होता है ये ऑब्वियसली ठोस होता है और कठोर होता है। ध्यान सुनना कि आयनिक यौगिक कैसा होता है, इसके भौतिक गुण कैसे होते हैं, ठोस और मजबूत होते हैं, बहुत ही ठोस होता है, ठीक ना। और ये ठोस होने का कारण क्या है, तो ठोस होने का कारण इसलिए है क्योंकि ये जो आयनिक यौगिक होते हैं ये प्लस माइनस आबंधों से ये जुड़े होते हैं, और इतना स्ट्रॉन्ग जुड़े होते हैं कि इनको अलग करना बहुत मुश्किल होता है। अब सुना होगा ना लैला मजनू कैसे थे, अरे भाई इतने मजबूती से वो जुड़े थे कि उनको अलग करना बहुत मुश्किल था, ठीक ना। तो वो क्या थे, आयनिक यौगिक बन चुके थे, उनको अलग करना बहुत ही मुश्किल था, ठीक ना। अगर उनको अलग भी करेंगे तो क्या होगा, सुसाइड केस बन जाता, ठीक ना। तो कहते हैं कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाते, वो कहेगी हम मजनू के बिना नहीं रह पाएंगे, ठीक ना। तो क्या है, लैला मजनू की तरह आयनिक यौगिक भी बहुत मजबूती से बंधे होते हैं, ठीक ना, जिसको अलग करना बहुत कठिन है, ठीक ना। तो ये कैसे हैं, ये भौतिक गुण इसके कैसे हैं, ठोस व कठोर होता है, ठोस व कठोर होता है। आयनिक यौगिक कैसा होता है, ठोस व कठोर होता है, ठीक ना। और साथ साथ में भंगुर होते हैं, क्या होते हैं, भंगुर भी होते हैं, ठीक ना, भंगुर भी होते हैं। भंगुर क्या होता है समझिए, भंगुर मतलब क्या होता है कि कहते हैं ना आजकल क्या है, अगर किसी भी प्रेमी या प्रेमिका को अलग करते हैं तो क्या करते हैं कि मैं जहर खाकर मर जाऊंगी, कोई कहता है मैं अपना नस काट के मर जाऊंगी, ठीक ना। तो ये क्या है, जैसे उनको अलग करने की कोशिश करते हैं वो सब क्या करते हैं, सुसाइड केस पे आ जाते हैं, ठीक ना, सुसाइड करने पे आ जाते हैं। उसी प्रकार आयनिक यौगिक होता है, अगर इनको हम अलग जबरदस्ती करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, भंगुर मतलब कि तुरंत ये टूट जाएंगे, क्या होंगे, तुरंत टूट जाएंगे, ना हम तुम्हारे बिना रह पाएंगे ना वो उनके बिना रह पाएंगे, ठीक ना। तो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं आपस में, जब इनको अलग करना चलेंगे तो टूट जाएंगे। तो इसी को कहते हैं भंगुर, कि जैसे ही अलग करना चाहेंगे टूट जाएगा, ठीक ना, ऐसे ही होता है। देखा होगा ना वो आता है और जिसको कहते हैं टोस, ठीक ना, टोस कहते हो ना जो चाय के साथ में खाया जाता है, तो देखो कैसा होता है, हल्का सा तोड़ो टूट जाता है, तो इसी को कहते हैं भंगुर, ठीक ना। तो इसका कारण क्या है, तो कारण इसका क्या है कि ये आयनिक प्लस माइनस आवेश से ये बंधे होते हैं, इतना मजबूती से बंधे होते हैं कि इनको अलग करेंगे तो ये टूट जाएगा, ठीक ना। तो इसमें क्या है कि इनके बीच में प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं, ठीक ना। तो ये ऋण तथा धन आयनों से
बंधे होते हैं, ठीक ना। वो भी कैसे बंधे होते हैं? प्रबल आकर्षण बल, ठीक ना, प्रबल आकर्षण बल से, मतलब बहुत ही आकर्षण, प्रबल आकर्षण बल से, ठीक ना। आकर्षण मतलब होता है क्या? अट्रैक्शन, ठीक ना। तो आजकल तो अट्रैक्शन ही चलता है, ठीक ना। कौन सच्चा प्यार करता है? सब अट्रैक्शन का काम है। चलिए, तो अगला हमारा क्या है? अगला इसका क्वथनांक और गलनांक है, ठीक ना। क्या है? क्वथनांक और गलनांक। क्वथनांक और गलनांक। क्वथनांक गलनांक क्या होता है? अब ध्यान से सुनिए। देखिए, क्वथनांक, क्वथ, यहाँ से इसको अलग कीजिए। क्वथ होता है एक, ठीक ना। क्वथ मतलब होता है उबलना, खोलना, ठीक ना। क्वथ मतलब क्या होता है? उबलना, खोलना, बॉइलिंग कहते हैं इसको। अगर नांग जुड़ गया इसमें, अंक, गलनांक, क्वथनांक, हिमांक, ठीक ना, ये सब जुड़ गया तो ध्यान से सुनिए कि क्वथ मतलब होता है उबलना, और जिस ताप पर उबालते हैं उस ताप को कहते हैं क्वथनांक। समझ में नहीं आया? क्वथ मतलब उबालना, जिस ताप पर उबालेंगे क्वथनांक, ठीक ना। गलनांक को अलग करो, गलन, गलन मतलब गलाना, और अंक जुड़ गया गलनांक, तो जिस ताप पे गला रहे हैं उसको क्या कहेंगे? गलनांक। समझ में नहीं आया? ठीक ना। तो क्वथ मतलब उबालना और गलन मतलब गलाना, और जिस ताप पर ये दोनों करेंगे उसको क्वथनांक गलनांक कहेंगे। समझ में नहीं आया? ठीक ना। तो क्वथनांक और गलनांक आयनिक यौगिक का क्या होता है? मतलब कि आयनिक यौगिक को हम कितना ऊर्जा, कितना ताप दे कि ये उबलना स्टार्ट हो जाए और गलना शुरू हो जाए, ठीक ना। तो ये कब कितना ताप देंगे? तो ये बताइए कि अगर किसी जोड़े को अगर अलग करना होगा तो क्या करते हो? कितना मशक्कत करते हो, ठीक ना। तो बस सोच लीजिए उसी प्रकार इसमें भी करना पड़ता है। जिस प्रकार से लैला मजनू को पता नहीं क्या क्या करके उन दोनों को अलग किया गया, ठीक ना। तो अलग होने के बाद वो क्या हो गए? बर्बाद हो गए, ठीक ना। तो ये तो इतिहास गवाह है कि सच्चा प्यार कभी किसी को मिला ही नहीं है, तो ये सब कैसे मिल जाएंगे, ठीक ना। तो ध्यान देना कि क्वथनांक गलनांक क्या होता है, इनको अलग करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ध्यान से सुनना कि इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, ठीक ना। बहुत अधिक होता है, इतना अधिक होता है कि इनको अलग करने के लिए इतना ताप देना पड़ता है कि पूछो नहीं, ठीक ना। तो बहुत अधिक होता है। तो कारण इसका क्या है? कारण भी यही है, ये देखिए, प्रबल आकर्षण बल। क्या है? प्रबल आकर्षण बल, ठीक ना। इसका भी कारण क्या है? प्रबल आकर्षण बल। इतने आकर्षित ये होते हैं, इतना आकर्षण से बंधे होते हैं कि कभी अलग ही नहीं हो सकते, ठीक ना। ये प्लस माइनस से आयन से जुड़े होते हैं तो कभी अलग ही नहीं हो सकते, इतना जुड़ जाते हैं ये सब। अगला है हमारा घुलनशीलता। घुलनशीलता, घुलनशीलता मतलब क्या होता है? घुलन मतलब सबको पता होगा, घुलना, मिल जाना, ठीक है ना, किसी में विलीन हो जाना। तो घुलनशीलता मतलब क्या होता है कि अब ये बताओ कि आयनिक यौगिक क्या किसी जलवल में घुल जाएगा? तो ध्यान दो कि आयनिक यौगिक जल में बहुत जल्दी घुल जाता है, जल में बहुत जल्दी घुल जाता है, ठीक ना। तो ध्यान से सुनना, जैसे क्या है कि अगर कोई प्रेम प्रेमिका है, प्रेमी प्रेमिका, तो एक दूसरे के बाद में किस तरह से मिल जाते हैं? जो प्रेमी ने कहा प्रेमिका बहुत अच्छे से मानती है, ठीक है, और प्रेमिका ने जो कह दिया प्रेमी बहुत अच्छे से मान लेता है। मतलब कि क्या है कि ये आयनिक यौगिक जल में घुलनशील है। क्या है? जल में घुलनशील है, क्योंकि जल क्या है? जीवन है, जल ही जीवन है। तो उसको नहीं पिएंगे तो रह पाएंगे? तो नहीं रह पाएंगे। उसी प्रकार ये एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, तो एक दूसरे की बात बहुत अच्छे से मानते हैं। तो क्या है कि घुलनशीलता, आयनिक यौगिक जल में बहुत अच्छे से घुल जाते हैं। इतना तेजी से घुलते हैं कि वहीं पर आग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? आग, ठीक ना। इतना घुलनशील होते हैं कि जैसे ही जल में मिलाओ आग लग जाता है। तो आग कौन लगाता है? तो एक सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इन सबको अगर मिला दो ना अगर जल में तो आग लग जाता है, ठीक ना। तो ये बहुत ही घुलनशील होते हैं। लेकिन वहीं पर क्या है? वहीं पर कहते हैं ना कि दिल लगा चुड़ैल से तो परी क्या चीज़ है। तो अगर ये चुड़ैल से दिल लगा चुके हैं तो अगर परी को देख भी लिया तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक ना। तो उसी प्रकार आयनिक यौगिक जल में तो बहुत घुलनशील होता है, लेकिन वहीं पर पेट्रोल, डीजल, इन सब में बिल्कुल भी नहीं घुलता है, ठीक ना। इन सब में आसानी से चुपचाप बैठा रहता है, ठीक ना। तो इसमें लिख सकते हैं कि ये जल में बहुत तेजी से घुल जाता है, जल में घुलनशील है। जल में क्या है? घुलनशील है। लेकिन किंतु पेट्रोल, डीजल
किरोसिन, किरोसिन समझते हैं ना, किरोसिन मिट्टी का तेल होता है, ठीक ना, किरोसिन का था मिट्टी का तेल। किरोसिन आदि में घुलनशील नहीं है, आदि में घुलनशील नहीं है, समझ में आ नहीं है, आदि में घुलनशील नहीं है। बात कर लेते हैं इसकी विद्युत चालकता, विद्युत चालकता, ध्यान से देखना। विद्युत चालकता क्या है, मतलब जिसमें करंट लगे, ठीक ना, उसको कहते हैं विद्युत चालकता है। जिसमें करंट नहीं लगता है उसको हम विद्युत का कुचालक कहते हैं, ठीक ना। तो सुचालक कुचालक सभी ने पढ़ा होगा। तो अगर कहें विद्युत का सुचालक, तो मतलब कि जिसमें करंट लगता हो, जब मतलब कि जिसमें धारा बहता हो, उसको हम कहेंगे विद्युत का सुचालक है। और जिसमें नहीं बहता उसको कुचालक कहते हैं। तो चालक मतलब ही होता है विद्युत चालक कि जिसमें धारा चलता हो, जिसमें धारा प्रवाहित होता है, उसको विद्युत चालक कहते हैं। अच्छा, अब देखिए ध्यान से कि आयनिक यौगिक में क्या विद्युत चालक है। तो सुनिए, अगर ये कठोर होगा, अगर ये कठोर होगा, मतलब कि जब तक इसका मन भटकेगा नहीं, मतलब कि जब किसी भी लड़के का मन भटकेगा नहीं या लड़की का, तब तक वो किसी में धारा प्रवाहित नहीं होने देगा, किसी को भी अपने अंदर प्रवाहित नहीं होने देगा। लेकिन जैसे ही भटक गया तो क्या होगा, धारा इतना तेज से बहने लगेगा कि वो क्या हो जाएंगे, पूरा का पूरा विद्युत का सुचालक बन जाएंगे। तो ध्यान से देखना कि आयनिक यौगिक जब कठोर होता है, जब ये कठोर होता है, इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होता है, तब ये विद्युत चालक नहीं होता है, ठीक ना। लेकिन जैसे ही ये गलित अवस्था में आता है, जैसे ये जलीय अवस्था में आता है, पिघल जाता है बेचारा, तो क्या होता है, धारा प्रवाहित शुरू हो जाता है, ठीक ना। तो इसमें लिख सकते हो कि जब ये ठोस होता है, ठीक ना, जब आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में होता है तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होता है, नहीं होता है। किंतु जलीय अवस्था में धारा प्रवाहित होने लगता है, ठीक ना। ये नीचे पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक ना, लेकिन मैंने बोल दिया है, आप सब लिख लेंगे, ठीक ना। तो क्या है कि अगर आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में है तो धारा कोई प्रवाहित नहीं होगा, जैसे ये जलीय गलित अवस्था में आएंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगा, ठीक ना। तो मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।